अभी अपने इस वीडियो में मैं निवेशक संरक्षण कंपनी विधानमंडल के बारे में बतलाने जा रहा हूँ। तो कंपनी विधानमंडल यानी कंपनी लॉ बोर्ड की स्थापना 1963 में की गई थी। तब यह मंडल केंद्रीय सरकार के नियंत्रण में कार्य करता था, किंतु सन 1988 में इसे एक स्वतंत्र संस्था का दर्जा दिया गया, जिसका गठन केंद्र सरकार के द्वारा किया गया। केंद्र सरकार के द्वारा गठन में हम देखते हैं तो ये केंद्रीय सरकार राजकीय गजट में अधिसूचना जारी करके मंडल की स्थापना कर सकती है, जिसमें अधिकतम 9 सदस्य होंगे। कंपनी विधानमंडल के सदस्यों में निर्धारित योग्यताएं तथा अनुभव होगा। मंडल के सदस्यों में से किसी सदस्य को केंद्रीय सरकार के द्वारा अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। बेंचों की स्थापना, ये कंपनी विधानमंडल बेंचों की स्थापना कर सकता है, जिनमें अपने सदस्यों में से किसी को भी नियुक्त कर सकता है। ऐसी प्रत्येक बेंच को भी वे सभी कार्य करने तथा शक्तियों का उपयोग करने का अधिकार होगा जो उसे आदेश में निर्धारित कर दिए जाएंगे। कंपनी विधानमंडल को प्रदत्त शक्तियाँ। कंपनी विधानमंडल को शक्तियाँ कंपनी अधिनियम द्वारा तथा केंद्रीय सरकार की अधिकार प्रत्यायोजन की अधिसूचना द्वारा प्राप्त होती है, जो कि प्रत्यक्ष रूप से निवेशक हित संरक्षण के लिए ही है। शिकायतों का न्यायालय द्वारा निदान। जिस राज्य में कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होता है, यह वहाँ के उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र की सीमा में आता है। कोई भी न्यायालय जो प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से कम अधिकार वाला है इस अधिनियम के अधीन कंपनियों से संबंधित मामलों की सुनवाई कर सकता है। अब हम देखते हैं कि न्यायालय के अधिकार क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो न्यायालय को व्यापक अधिकार प्राप्त है। महत्वपूर्ण अधिकार उसके कुछ इस प्रकार से हैं। पहला, पूंजी को कम करने के लिए स्वीकृति प्रदान करना। दूसरा, अंश प्रमाण पत्र तथा न्यायालय प्रलेख की प्रति दिलाने का आदेश देने का अधिकार। सजा पाए हुए एवं अयोग्य व्यक्तियों पर कंपनी का प्रबंध करने पर प्रतिबंध। चौथा, सदस्य रजिस्टर को सुधारने का अधिकार। इसी प्रकार से समझौता एवं प्रबंध योजना लागू होने पर नियंत्रण करना। समापन के आवेदन पर निर्णय देने का अधिकार तथा समापन को रोकने का अधिकार, यह भी न्यायालय का है। इसके अतिरिक्त धनदाता को रिजर्व बैंक में राशि जमा करने का आदेश देने का भी अधिकार है। कंपनी के अवांछनीय प्रबंधकीय अधिकारों को हटाने का भी न्यायालय को अधिकार है। अन्याय एवं कुप्रबंध की दशा में सदस्यों द्वारा आवेदन करने पर अन्वेषण के लिए आदेश देना तथा आवश्यकता पड़ने पर समापन का आदेश भी न्यायालय दे सकता है। रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किए जाने वाले प्रपत्रों में विलंब या त्रुटि होने पर तुरंत प्रस्तुत करने के लिए आदेश भी न्यायालय दे सकता है। कथित पक्षकारों का सुनने का भी न्यायालय को अधिकार होता है। निवेशक संरक्षण एवं शिक्षा कोष। इसी प्रकार से निवेशक संरक्षण एवं जागरूकता उत्पन्न करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा यह कोष कंपनी अधिनियम की धारा 205C की उपधारा 1 के अंतर्गत स्थापित किया गया है। इस कोष का प्रशासन मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर के द्वारा तथा परिचालन एक समिति के द्वारा किया जाता है। कोष के साधन। अब जो निर्मित कोष है शिक्षा कोष, इसमें किन किन साधनों से
कोष उपलब्ध होगा। तो पहला अदत्त लाभांश, अदत्त लाभांश इस कोष का भाग होता है। अदत्त प्रार्थना राशि, जो अंश पूंजी निर्गमन के समय प्रार्थना राशि अदत्त रहती है, वह भी इसका भाग होता है। अदत्त स्थायी जमा, अदत्त ऋण पत्र, उपर्युक्त पर जमा पर ब्याज और दान एवं अनुदान, इस प्रकार से ये 6 चीज़ें इस कोष के साधन होते हैं। यानी इन 6 चीज़ों से ये कोष निर्मित होता है। अब देखते हैं कोष के व्यय। कोष के उद्देश्यों के अनुपालन में किए जाने वाले व्ययों एवं कोष के प्रशासनिक व्ययों की पूर्ति हेतु कोष के खाते का अंकेक्षण डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर तथा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त अंकेक्षकों द्वारा किया जाता है। यह अंकेक्षण इसलिए किया जाता है कि जो कोष सृजित किए गए हैं उनके व्यय निश्चित दिशा निर्देशों के अनुसार किए जा रहे हैं या नहीं। अगर उसमें कोई विचलन होता है तो ये अंकेक्षण उस पर प्रतिकूल टिप्पणी लिखते हैं तथा उसे दूर करने के लिए निर्देश भी देते हैं। अब इसकी एक होती है प्रशासनिक समिति। ये 10 सदस्यों वाली प्रशासनिक समिति होती है और इसमें एक पदेन अध्यक्ष होता है जो DCA का सचिव होता है। सदस्यों का नामांकन रिजर्व बैंक, सेबी तथा विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा निवेशक संरक्षण के विशेषज्ञों या कार्यकर्ताओं को स्थान देने हेतु किया जाता है। अब देखते हैं हम समिति के कार्य कौन कौन से हो सकते हैं। तो इसके अंतर्गत समिति के प्रमुख रूप से 3 कार्य हमें पता चलता है। पहला, निवेशक संरक्षण एवं जागरूकता अभियान हेतु समिति। तो इस प्रकार की जो समिति होती है उसके कुछ क्रियाकलाप हैं जिसकी वो सिफारिश करती है। यानी किन किन चीज़ों के लिए सिफारिश करती है? संचार माध्यमों के द्वारा शैक्षिक कार्य, यानी निवेशकों में जागरूकता पैदा करने के लिए संचार माध्यम का प्रयोग किया जाता है और इसके माध्यम से महत्वपूर्ण निर्णयों की, नीतियों की जानकारी दी जाती है। इसके अतिरिक्त सभाओं तथा सेमिनार का आयोजन किया जाता है। इसका भी उद्देश्य इनके जो निवेशक हैं उनमें जागरूकता पैदा करना और उनके अधिकारों का संरक्षण करना होता है। इसके साथ ही साथ निवेशक कल्याणकारी एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। तो ये तीनों ही कार्य, जैसे संचार माध्यम का प्रयोग, सेमिनार और सभा का आयोजन या कल्याणकारी एसोसिएशन का गठन या उसका रजिस्ट्रेशन, ये तीनों ही निवेशक के संरक्षण करने के लिए जागरूकता अभियान के अंतर्गत आते हैं और ये समिति का एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसी प्रकार निवेशकों के हितों के संरक्षण के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए इनके द्वारा कल्याण शोध एवं परियोजनाओं को अनुदान दी जाती है। यानी ये ऐसे शोध के कार्यक्रमों को लागू करते हैं, उनको उनकी परियोजनाओं को अनुमोदित करते हैं जिनका उद्देश्य प्रमुख रूप से निवेशक के हितों का संरक्षण करना होता है। तीसरे और अंतिम कार्य यहाँ समिति के हैं कि जो समितियाँ या जो संस्थाएं निवेशकों के हितों के संरक्षण की दिशा में कार्य करती चली आ रही हैं उन सब के बीच में समन्वय स्थापित करना। तो इस प्रकार से समिति के कार्यों को हम देखते हैं तो एक बात स्पष्ट है कि चाहे उनके द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जाए, चाहे कल्याणकारी एसोसिएशन का गठन किया जाए या चाहे शोध के लिए जो अन्य संस्थाएं स्थापित हैं उनमें समन्वय स्थापित किया जाए, कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि ये सारे कार्य निवेशकों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनको संरक्षित करने के लिए ही किया जाता है।